नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। गाय भारत के समाज और राजनीति के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण पशु है। उसे एक तरफ कृषि और पशुपालन का अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ कईयों की आस्था। इसीलिए नेतागण गाय के पांव पखाड़ने में पीछे नहीं रहते। गाय के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, गौशालाओं में वीडियो बनवाते हैं। फिर एक तबका है कथित गौरक्षकों का जो गाय की रक्षा के नाम पर किसी निर्दोष की जान लेने से भी बाज नहीं आते। लेकिन इधर कुछ हफ्तों से देश भर की गायों पर आफत टूटी हुई है, फिर भी ना नेता उतने तत्पर नजर आ रहे हैं, ना गौरक्षक उतने आक्रामक। हम बात कर रहे हैं लंपी स्किन डिजीज की, एक महामारी जिससे देश भर में हजारों गायों की जान जा चुकी है। दुग्ध उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है और किसानों की कमर टूट जाने का खतरा है। आज दिन की बड़ी खबर में हम असली गौ सेवा करेंगे, यानी गाय और पशुपालकों के हित की बात। ये बात कि महामारी का समाधान कैसे हो और इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी कहां तय की जाए। दिन की बड़ी सुर्खियां भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। धू धू कर जल रही ये गाड़ी कोलकाता पुलिस की है। इसे कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में एक पुलिस थाने के करीब दिन दहाड़े आग लगा दी गई। तृणमूल कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पश्चिम बंगाल भाजपा को टैग करते हुए जलती जीप का वीडियो ट्वीट किया। साथ में लिखा, भाजपा का कथित शांतिपूर्ण प्रदर्शन। आज कोलकाता से दिन भर उपद्रव, तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें आती रहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में सूबे के सचिवालय नबन्ना तक एक मार्च का आयोजन किया था, जिस दौरान जमकर संघर्ष हुआ। कोलकाता और आसपास के इलाकों में पुलिस प्रशासन ने मार्च को देखते हुए पहले ही बंदोबस्त तैनात कर दिया था। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को लाने के लिए 7 ट्रेनों को किराए पर लिया था, इसलिए कोलकाता और हावड़ा के नजदीकी रेलवे स्टेशन पर बैरिकेडिंग की गई थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्टेशन पर पुलिस उन्हें चुन चुन कर पकड़ रही थी। पश्चिम बर्धमान में तो 4 भाजपा नेताओं को स्टेशन से ही गिरफ्तार तक कर लिया गया। भाजपा की योजना थी कि 3 दिशाओं से 3 मार्च नबन्ना के लिए निकलें। इनकी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, सूबे में पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और पूर्व पार्टी प्रमुख दिलीप घोष को दी गई थी। जहां जहां मार्च पुलिस बैरिकेड से टकराए, जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। जब हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने जगह जगह लाठीचार्ज किया। संतरागाछी, हावड़ा मैदान, महात्मा गांधी रोड और लाल बाजार से भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के जवानों के घायल होने की खबर है। उत्पात और संघर्ष पर प्रतिक्रिया देते हुए दिलीप घोष ने कहा कि उनके कार्यकर्ता शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पुलिस वरिष्ठ नागरिकों पर भी बल प्रयोग कर रही है और शुवेंदु अधिकारी ने तो पश्चिम बंगाल की तुलना सीधे नॉर्थ कोरिया से कर दी। सुनिए। ममता जी का साथ आदमी नहीं है, बंगाल का जनता नहीं है, इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। इस तरीके से जैसे ऑपोजिशन को रोका जाए। पुलिस का एटीट्यूड बहुत खराब है। जो पुलिस काल से आज तक ये सब काम किया उसको भुगतना पड़ेगा। बीजेपी आ रहा है, बीजेपी के कोई रोक नहीं सकता। आप लोग जो है आप संतरागाछी। जवाब में तृणमूल के महासचिव कुणाल घोष ने तंज कस दिया कि भाजपा के पास क्या कोई योजना है। शुवेंदु को अगर कहीं रोक लिया गया तो वो वहीं धरना क्यों नहीं दे देते। तृणमूल आज के दिन हुए उपद्रव को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। अपने आधिकारिक हैंडल्स पर लगातार ऐसी तस्वीरें डाल रही जिसमें कथित भाजपा कार्यकर्ता हिंसा करते नजर आ रहे हैं। जवाब में भाजपा भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई और सबसे ज्यादा विवाद इस बात पर कि पुलिस की गाड़ी किसने जलाई। आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्विटर पर एक वीडियो डालकर लिखा कि पुलिस पर पत्थरबाजी तृणमूल काडर ने की और बाद में दोष भाजपा पर मढ़ दिया। इस ट्वीट में जलती गाड़ी नजर आ रही है। जवाब में तृणमूल ने एक पत्रकार के ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें भाजपा का झंडा लिए लोग पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। यानी नबन्ना मार्च के बाद ऑनलाइन छवियों का युद्ध चल रहा है। दूसरी तरफ लगातार भाजपा के शीर्ष नेताओं को हिरासत में लिए जाने की खबरें आ रही हैं। मिसाल के लिए शुवेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी और तापसी मुंडोल। ये तकरीबन 2 साल बाद था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने इस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया। एक तरह से ये माना जा सकता है कि पार्टी विधानसभा चुनाव की हार को पीछे छोड़कर दोबारा मैदान में उतरने का मन बना रही है। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ।
पहली सुर्खी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से है। 12 सितंबर की रात 10 बजे के करीब यहां एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में आग लग गई। देखते देखते आग ने शोरूम के ऊपर बने होटल को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के वक्त वहां कम से कम 25 लोग मौजूद थे। इन्हें बचाने के लिए फायर फाइटर्स ने अभियान भी चलाया, लेकिन जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया वो जान बचाने के लिए होटल की खिड़कियों से कूद गए। अब तक इस हादसे में 8 लोगों के मरने की खबर है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से घटना पर दुख जताया गया। साथ में यह ऐलान भी हुआ कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देंगे। इसी तरह तेलंगाना सरकार ने भी अपनी ओर से मुआवजा देने की घोषणा की है। दमकल विभाग और हैदराबाद पुलिस इस मामले में फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं, जिसके नतीजे आने में कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन शुरुआती जांच में आग लगने का कारण पहली मंजिल पर चार्ज हो रही बैटरीज को बताया गया। यहां से आगे की कहानी वही है जो हमारे यहां आग लगने की हर घटना में सामने आती है। जिस इमारत में शोरूम और होटल चल रहा था उसके पास दमकल विभाग का एनओसी नहीं था। फायर फाइटिंग के लिए जो उपकरण लगे भी थे वो काम नहीं कर रहे थे। हैदराबाद जैसे महानगर के बीचों बीच ये खेल बिना किसी की मिलीभगत चल नहीं सकता। खबर है कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद से ही इमारत का मालिक फरार है। दूसरी सुर्खी देश के नए अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का 5 साल लंबा कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। सरकार ने उन्हें 2017 में 3 बरस के लिए नियुक्त किया था। उसके बाद 2 सेवा विस्तार भी दिए थे, लेकिन इस बार वेणुगोपाल ने संकेत दिए थे कि वो सेवा विस्तार नहीं चाहते। इसके बाद सरकार ने देश के दिग्गज वकीलों में से एक मुकुल रोहतगी से संपर्क किया, जिन्होंने सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। ये जिम्मेदारी रोहतगी के लिए नई नहीं है। के वेणुगोपाल से पहले वही देश के अटॉर्नी जनरल थे। रोहतगी के परिवार का कानून से पुराना रिश्ता रहा है। पिता अवध बिहारी रोहतगी वरिष्ठ वकील थे और दिल्ली हाई कोर्ट में जज भी रहे हैं। जहां तक प्रैक्टिस की बात है, रोहतगी ने उद्योग, फिल्म जगत और राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी हस्तियों के लिए जिरह की है। इसके अलावा वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में वो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे। उस दौरान उन्होंने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार, गुजरात सरकार का बचाव किया था। वैसे रोहतगी के एक गुण की मुरीद हर राजनीतिक दल हैं। जब भी सूबों में सरकार गिरने या बनने में कानूनी प्रश्न या अड़चन सामने आती है, उन्हें एक भरोसेमंद सलाहकार के तौर पर याद किया जाता है। मुकुल रोहतगी ने ऐसे कई हाई प्रोफाइल मामलों में राज्यों और केंद्र तक की पैरवी की है। अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक पद है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत राष्ट्रपति एजी की नियुक्ति करते हैं। एजी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। अगर भारत सरकार देश की किसी भी अदालत में कोई भी मामला लड़ रही है तो एजी वकील की भूमिका में आ जाते हैं। उनका हाथ बटाने के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की एक टीम भी होती है। अगली सुर्खी, इस सुर्खी का संबंध एक विजुअल से है। यह है राजस्थान में खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना के एक ट्वीट की तस्वीर। चांदना के पास स्किल डेवलपमेंट और आपदा प्रबंधन जैसे कुछ और विभाग भी हैं। सो जब उन्होंने सीधे सचिन पायलट का नाम लेकर एक तल्ख ट्वीट किया तो बातें बनने लगी। 12 सितंबर को उन्होंने लिखा, मुझ पर जूता फिकवा कर अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और ये मैं चाहता नहीं हूँ। अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि चांदना आखिर किस बात से नाराज थे। दरअसल 12 सितंबर को राजस्थान के पुष्कर में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अस्थि विसर्जन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जब अशोक चांदना अपना भाषण देने पहुंचे तो उन पर जूते फेंके गए और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद ओम बिरला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और गहलोत सरकार में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी मौजूद थी। हंगामा इतना बढ़ा कि चांदना को भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। इसी तरह का विरोध शकुंतला रावत का भी हुआ। इस घटना को लेकर स्थानीय प्रेस में लिखा गया कि नारेबाजी कर रहे लोग पायलट समर्थक थे। अब राजस्थान पर नजर रखने वाले जानते हैं कि एक वक्त वो भी था जब सचिन पायलट चांदना का हाथ हवा में उठाकर उनके लिए मंच से प्रचार करते थे। लेकिन 2020 में जब पायलट बागी होने के लिए विधायकों समेत हरियाणा आए तब चांदना उनके साथ नहीं हुए। पायलट समर्थकों को ये बात तभी से साल रही है, इसीलिए चांदना का विरोध चल रहा है। इससे पहले भी दूसरे कांग्रेस विधायक चांदना को निशाने पर ले चुके हैं। इस असहजता का फायदा स्वाभाविक रूप से भाजपा नेता उठा रहे हैं, क्योंकि सब ट्विटर पर हो रहा है। भाजपा नेता भी टैग और रिट्वीट का आनंद ले रहे हैं। और ये पूरी मशक्कत क्या सिर्फ कांग्रेस के जो खेमे में अपनी दावेदारी की है या गुर्जरों का एक छत्र नेता होने की है। कर्नल किरोड़ी बैंसला के अस्थि विसर्जन का मौका
सचिन पायलट के पक्ष में नारे और निशाने पर चांदना। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। करीब सभी गायों के बीमारी फैल गई और जहां गायें चरने जाती वहीं खत्म हो जाती। इतनी बुरी हालत हो रही। डॉक्टर तो वहाँ पे एक ही है सिर्फ ओनली फोर, और है नहीं। उसके पास दवाई वगैरह नहीं है। प्रशासन से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर। देश के तमाम राज्यों से आई गायों की तस्वीरें और उनमें से झलकती पीड़ा। पैकेट बंद दूध पीते शहर इस पीड़ा से बेखबर हैं। हिंदुस्तान की आत्मा जिन गांवों में बसती है वो इस त्रासदी की मार झेल रहे हैं। जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो पहला सबक हिंदी में का खा गा का मिलता है। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला। छठे दर्जे में पहुंचते हैं तो गा से मतलब बदल जाता है, हो जाता है गा से गाय। निबंध की बारी आती है तो पहला निबंध आमतौर पर हिंदी पट्टी में गाय पर लिखवाया जाता है। बच्चे लिखते हैं गाय सबसे उपयोगी घरेलू पशु है। बड़े होते हैं तो गाय को माता कहने का मर्म समझने लगते हैं। गवोपनिषद में कहा गया है, घृत क्षीर प्रदा गावो घृत योन्यो घृतोद्भवा घृतनद्यो घृतावर्तास्ता में संतु सदा गृहे। मतलब ये कि घी और दूध देने वाली, घी की उत्पत्ति का स्थान, घी को प्रकट करने वाली घी की नदी तथा घी की भंवर रूप गौ मेरे घर में सदा निवास करे। और गाय सिर्फ हिंदुओं की भावना से नहीं जुड़ी है। रसखान कहते हैं, ग्वालन संग जैबो वन एबो सुगाइसिन संग। इन संदर्भों का मतलब ये कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हिंदुस्तान की ग्रामीण संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा गायों के इर्द गिर्द बुना हुआ है। गांव वक्त के साथ कम हो गए, शहर खा गए, लेकिन गाय आज भी इस देश का पसंदीदा पशुधन है जो न सिर्फ पोषण बल्कि आय का भी बड़ा जरिया है। यही गाय फिलवक्त एक महामारी की चपेट में है। लंपी वायरस नाम की इस बीमारी की वजह से बड़ी संख्या में गाय की जान जा रही है, मगर इसकी चर्चा बड़े पैमाने पर नहीं हो रही है। केंद्र सरकार की तरफ से सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने से अब तक 67,000 गायों की मौत लंपी वायरस से हो चुकी है। देश के 8 राज्य में इसकी मार सबसे ज्यादा है। कौन से हैं ये राज्य? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में भी लंपी वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जितेंद्र नाथ ने बताया कि राजस्थान में हर रोज 600 से 700 गायों की मौत हो रही है, जबकि बाकी राज्यों में अभी प्रतिदिन मौत की संख्या 100 से कम है। राजस्थान से सबसे ज्यादा हृदय विदारक तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी जिन्हें हम आपको दिखा भी नहीं सकते। बीकानेर से आया ये ड्रोन शॉट बताता है कि गायों का मरघट कितना बड़ा हो चला है। एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह कोरोना वायरस ने इंसानों पर कहर बरपाया, ठीक उसी तरह से ये लंपी स्किन डिजीज ने गायों को प्रभावित किया। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आखिर ये लंपी वायरस है क्या, और इस बीमारी में गायों के शरीर पर गांठें उभर आती हैं। गांठ को कहते हैं लंप। तो शरीर भर में गांठें देने वाली बीमारी का नाम पड़ गया लंपी स्किन डिजीज या लंपी वायरस। ये कैप्री पॉक्स नाम के वायरस से फैलने वाली बीमारी है। कैप्री पॉक्स उसी वायरस फैमिली से आता है जिससे इंसानों को होने वाली स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स आते हैं। कुछ राज्यों में इस तरह की अफवाह भी है कि इस बीमारी से इंसान भी संक्रमित हो रहे हैं। हम जोर देकर कहते हैं ये बात सरासर गलत है। अब तक ना ऐसा कोई प्रमाण है और ना ही इंसानों में लंपी वायरस का कोई मामला सामने आया है। लेकिन गाय में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। लाखों गायें इस समय आइसोलेशन में है और भारत का डेयरी उद्योग भी प्रभावित हुआ है। गंभीर मामलों में सर, गर्दन, जननांग और अन्य अंगों के आसपास की त्वचा पर 50 मिलीमीटर व्यास की सख्त और उभरी हुई गांठें विकसित हो जाती हैं। फिर इनमें घाव बन जाता है। कई गायों की इलाज के दौरान ही मौत हो जाती है। आंखों में पानी आना भी इस वायरस का एक लक्षण है। नाक से ज़्यादा तरल पदार्थ, मुंह से अधिक लार का निकलना भी एक लक्षण है। इसके चलते पशुओं को खाना चबाते या खाते समय दिक्कत होती है। इसी वजह से वो खाना बंद कर देते हैं। परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन कम होता है, उनकी अपनी ऊर्जा कम होती है।
अगर कोई भी लक्षण आपकी गाय में दिखे तो तुरंत उपचार शुरू करवा दें, क्योंकि इससे जान का खतरा काफी बढ़ जाता है अगर इलाज समय से न हो। 2% तक इसका डेथ रेट बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा मौत हमने बताया राजस्थान में हुई, जिसकी वजह से राजस्थान सरकार ने इस वायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। इस पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी ने कई जगहों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है, लेकिन सवाल यहां राजनीति के आगे का है, जिसकी खबर केंद्र सरकार को भी लग चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में हुए डेयरी के एक कार्यक्रम में इसका जिक्र किया। सुनिए। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। साथियों, पशुओं का वैक्सीनेशन हो या फिर दूसरी टेक्नोलॉजी, भारत पूरी दुनिया के डेयरी सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने के लिए और सभी साथी देशों से सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि इस वायरस की वैक्सीन भी तैयार कर ली गई है, लेकिन अभी उसकी लॉन्चिंग में वक्त लगेगा। भारत सरकार के मुताबिक एग्री रिसर्च बॉडी ICAR के 2 संस्थानों ने इस वायरस पर कारगर वैक्सीन बनाई है, पर इसकी लॉन्चिंग में 3 से 4 महीने का समय है। फिलहाल लंपी वायरस से गायों को बचाने के लिए गोट पॉक्स की वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है, जिससे काफ़ी हद तक मदद भी मिल रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक 1.5 करोड़ टीके राज्यों को दिए गए हैं। अब सवाल ये कि आखिर ये संक्रमण तेजी से फैल क्यों रहा। दरअसल ये संक्रमण मच्छर, मक्खी और खून चूसने वाले दूसरे कीड़ों की वजह से आसानी से फैल रहा है। जब मच्छर और मक्खी किसी संक्रमित गाय पर बैठते हैं तो यही भी इस बीमारी को दूसरे स्वस्थ पशुओं में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे वायरस बहुत तेजी से फैलता है। राजस्थान और गुजरात में इस साल सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई, इसलिए वहाँ मच्छर और मक्खी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे चुनौती और बढ़ गई। इससे बचाव के लिए धुएं और केमिकल का सहारा लिया जा सकता है, पर यहाँ से एक सवाल और उपजता है कि क्या संक्रमित गाय के दूध को पीने से इंसानों को ही खतरा हो सकता है। जवाब आप विशेषज्ञ डॉक्टर से सुनिए। जिसको बीमारी हो जा रही है, लंपी वायरस का इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसमें ये रिपोर्ट में पाया गया है कि मिल्क में वायरस पाया जाता है। ये है कि उस वायरस वाले मिल्क को आप कस के उबाल देते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल बॉइलिंग होता है, उसमें वो खत्म हो जाता है। बॉयल करने के बाद उसको उपयोग करते हैं तो मानव प्रजाति के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। उसकी मेजर जो बीमारी का ड्रॉबैक यही है कि जो मिल्किंग एनिमल है, उसका कोई बच्चा है, वो उसको दूध को ना पिए, उससे सेग्रीगेट करना चाहिए, अलग करना चाहिए। उसको किएगा तो फिर उसको बीमारी होगी। ये मेजर इशू है। बाकी इंसानों में अगर वो दूध ग्रहण करते हैं तो उसे गर्म कर लें, ताकि उसके उबाल के गर्म करने मतलब है या तो उबाल करें, या हमारी टेक्नोलॉजिकल भाषा जो होती है पास्चराइज किया जाए, जैसे अमूल है, पराग वाले, ज्ञान वाले करते हैं, या तो पास्चराइज किया जाए तो वायरस की मृत्यु हो जाती है। लंपी वायरस बीमारी को माना ही जाता है इकोनॉमिक लॉस की बीमारी है ये, क्योंकि इसकी मोर्टिलिटी ज्यादा होती है, इन्फेक्शन फैलता बहुत तेजी से है, लेकिन डेथ रेट बहुत कम होता है, 1 से 2% ही होता है। मेजर नुकसान इसमें 2 ही चीजों का आता है। जो मिल्किंग एनिमल है उसका 50% तक मिल्क कम हो जाता है प्रोडक्शन, और जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है नॉर्मली। मतलब ये कि अगर दूध को उबाल कर पिया जाए तो इंसानों को वायरस से कोई खतरा नहीं है, लेकिन गाय के बच्चे को ये खतरा ज़रूर है कि अगर उसने माँ का दूध पिया तो उसे भी वायरस अपनी चपेट में ले सकता है। इस वायरस को रोकने के लिए और भी कई उपाय किए जा रहे हैं, जैसे इंटरस्टेट जानवरों की खरीद फरोख्त से बचा जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह कोरोना से इंसानों को बचाने के लिए होम आइसोलेशन, कंटेनमेंट जोन और टेस्टिंग की रणनीति अपनाई गई थी, ठीक उसी तरह इस वायरस से गायों को बचाने के लिए प्रभावित राज्यों में उन्हें अलग रखा जा रहा है, टेस्टिंग हो रही है। भैंस में भी ये बीमारी पहुंच रही, लेकिन जानकारों की माने तो भैंस की इम्यूनिटी मजबूत होने की वजह से मौत के मामले अब तक सामने नहीं आए। सुनिए इस पर एक्सपर्ट्स और क्या कहते हैं। इसमें औषधियों से इलाज से बेहतर बचाव ज्यादा है, क्योंकि वायरल डिजीज का इलाज स्पेसिफिक इलाज होता नहीं है किसी भी वायरल डिजीज का, तो बचाव महत्वपूर्ण है इसमें। जैसे ही जानवर बीमार हो जावे तो उसको स्वस्थ पशु से अलग कर दें, बाड़े में साफ सफाई रखें, कीटनाशक दवाओं का, मक्खी मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव करें, और स्वस्थ जो बीमार पशु हैं उनका अलग चारा पानी अलग कर दें,
और उनका स्वस्थ पशु से दूर बांधकर इलाज करवाएं। इलाज इसमें लक्षणों पे आधारित इलाज होता है। जैसे इसमें तेज बुखार होता है, शरीर में गांठें पड़ जाती हैं तो ज्वरनाशी दवा, सूजन रोधी दवाइयां दी जाती हैं और एंटी एलर्जिक दवाइयां दी जाती हैं। इस तरह से लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है। दूसरे स्टेट का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन राजस्थान के बारे में मैं बता सकता हूँ कि अभी हमने इसको थोड़ी सी कमी थी पशु चिकित्सकों की, तो हमने अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे 200 पशु चिकित्सकों की भर्ती की। अभी उनकी पोस्टिंग भी दे दिया है और 700 जो पशुधन सहायक होती हैं उनका पोस्टिंग हो गया है और 300 अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे और पशुधन सहायकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। और अभी कुछ ही दिनों में करीब 700 का और रिजल्ट आ जाएगा पशुधन सहायकों का, तो उनकी भी नियुक्ति कर दी जाएगी। तो इसके बाद राजस्थान में तो ये स्थिति नहीं रहेगी कि कार्मिकों की कमी की स्थिति रहे। राजस्थान सरकार अब पशु चिकित्सकों की हायरिंग कर रही है, जो ये बताता है कि देश भर में पशु चिकित्सकों की कमी भी इस वायरस को अब तक प्रभावी ढंग से न रोक पाने की एक बड़ी वजह है। पशुधन है यानी ऐसे पशु जो आपकी आजीविका चलाते हैं, उनकी बाकायदा देश में गणना होती है जो हर 5 साल में की जाती है। 2019 में जारी हुई 20वीं पशुधन गणना के मुताबिक देश में कुल 53 करोड़ पशु हैं, जिसमें मादा गायों की संख्या 2019 में ही 14.5 करोड़ हो चुकी थी। कुल गौवंश की संख्या 19 करोड़ के करीब है। भैंसों की संख्या करीब 11 करोड़ है। इसके अलावा भेड़ बकरियों की भी गिनती होती है। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसान ही नहीं, मवेशियों की संख्या भी हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। इंसानों और मवेशियों के साथ एक बात और कॉमन है, वो ये कि इनके इलाज के लिए डॉक्टरों की खासी कमी है। 22 मार्च 2022 को एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले समेत 12 सांसदों ने इसको लेकर केंद्र सरकार से लिखित सवाल किया था। पूछा कि क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के उपचार के लिए पशु चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा परिचायकों की संख्या बहुत कम है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या है? सवाल का जवाब मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने दिया था। लिखित जवाब के मुताबिक देश भर में कुल 73,129 पंजीकृत पशु चिकित्सक हैं। करोड़ों की संख्या में मवेशी और डॉक्टर सिर्फ 73,000। ज़्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो राजस्थान में 4,024, उत्तर प्रदेश में 6,562, गुजरात में 3,521, पंजाब में 4,024 डॉक्टर हैं। ज़्यादातर ग्रामीण आबादी अपने पशुओं के इलाज के लिए झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे है। इस कमी के पीछे भी 2 वजह हैं। पहला ये कि राज्य सरकारें स्वीकृत पदों को भरती नहीं, दूसरी ये कि डॉक्टरी में रुचि रखने वाले ऐसे कम ही होते हैं जो पशु चिकित्सक बनना पसंद करते हैं, जिसका नुकसान लंपी वायरस के वक्त देश के सामने। और ऐसा नहीं कि ये समस्या सिर्फ गाँव तक सीमित रहने वाली है। अगर जल्द से जल्द प्रभावी रोकथाम नहीं हुई तो शहर में भी असर दिखेगा। दूध की कमी होने की आशंका है। सुनिए डेयरी सेक्टर इस पर क्या कह रहा है। लंपी की वजह से लगभग 40% पशुधन कम हो गया है। दुधारू गायें कम हो गई हैं और गायों पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और जो गायें ठीक भी हो गई हैं, 20% के लगभग गायें जो ठीक हुई हैं, उनका भी दुग्ध संकलन, जो प्रोक्योरमेंट जो है, दूध उत्पादन जो है, वो बहुत कम हो गया। वो 20% के आसपास रहेगा प्रोक्योरमेंट। जब तक गायें पूरी रिकवर नहीं होगी तब तक हम आशा नहीं कर सकते कि इनका प्रोक्योरमेंट भी या दूध संकलन या दूध उत्पादन इनसे गायों से बढ़ पाएगा। अपने दूध उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है? अपने दूध उत्पादन में लगभग 50% का प्रभाव पड़ा है। बाकी प्रोडक्ट के घी, बटर वगैरह उन पे चूँकि उत्पादन कम हो गया और अभी ये सीज़न फेस्टिव सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है, इस वजह से इस सीज़न में दूध का कंजम्पशन भी काफ़ी है और घी की उपलब्धता बिल्कुल ऑलमोस्ट नील के बराबर है, क्योंकि दूध का उत्पादन बहुत कम हो गया है। पूरी दुनिया में दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। साल 2020-21 में हमारे देश में 20 करोड़ 90 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ, जिससे भारत का डेयरी उद्योग 13 लाख करोड़ रुपए की कमाई करता है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन कई राज्यों में इस वायरस के फैलने से 15 से 20% तक दूध का उत्पादन कम हो गया है। लंपी वायरस का तुरंत नुकसान ये है कि कई जिलों में दूध की पैदावार कम हुई। दीर्घकालिक नुकसान ये कि जो गाय लंपी वायरस से प्रभावित गायों की दूध देने की जो क्षमता है वो घट रही है। जो गाय दिन में 16 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, बीमारी से ठीक होने के बाद वो सिर्फ 3 से 4 लीटर ही दूध दे पा रही है। इससे देश के किसानों की आमदनी पर बुरा असर पड़ेगा। महंगाई पहले से ही है, मुद्दा बने न बने तिस पर ये मार। अब पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट है। डीजल महंगा है, दाम अच्छा मिल नहीं रहा फसल का, और तिस पर पशुधन पर ये आफत। क्योंकि बात गाय के सिर्फ दूध घी की नहीं है, उसका गोबर भी फसलों के बेहतर उत्पादन में काम आता है।
और सबसे बड़ी बात भावनात्मक लगाव की भी है। हम आप जो भी ऐसे घरों में पैदा हुए हैं जहां गाय हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं, वो जानते हैं कि जब माँ रोटी बनाती है तो पहली रोटी देवता की या इंसान की नहीं निकलती है, पहली रोटी, पहला अग्रासन गाय के लिए निकलता है। और ये संस्कार सिखाया जाता है कि जाओ पहले गाय को खिला कर आओ और उसके बाद बाकी लोगों को भोजन मिलेगा। तीज त्योहार आता है तो ठप्पे लगते हैं, गोबर से कभी गोवर्धन पर्वत बनते हैं, तब दिवाली की अगले दिन की पूजा आगे बढ़ती है, कभी कुछ और होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में तो भैया दूज में भी जो पूजा होती है, इसमें इसका अनिवार्य हिस्सा है। तो जब इतना भावनात्मक लगाव है, इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, तो फिर अब ये मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है? क्या किसान इस देश की प्राथमिकता सिर्फ तभी हैं जब राजधानियों या सत्ता के केंद्रों पर बड़े प्रदर्शन हो? क्या वो सिर्फ भाषणों के लिए हैं? क्या वो सिर्फ सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए हैं? क्या सिर्फ वो गौरक्षा के नाम पर राजनीति चमकाने के लिए हैं? या उससे कहीं ज़्यादा वो हज़ारों वर्षों से हमारी संस्कृति, हमारी संवेदना और हमारे परिवार का हिस्सा हैं? अगर हैं तो फिर ये आपके लिए उतना ही बड़ा मुद्दा है जितना कोई ऐसा मुद्दा जो इंसानों की ज़िंदगी से जुड़ा हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये एक वेकअप कॉल की तरह आए और राज्य और केंद्र सरकारें पशुधन के प्रबंधन के, चिकित्सा के तंत्र को मजबूत करें। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।